देखो डिबेंचर इशू कर रहे थे अपन, जिसमें अपन ने एसेट परचेज के बदले में डिबेंचर इशू करना देख लिया था, है ना। अब आज अपन देख रहे हैं, मैं एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज करा दूं। अदर देन कैश जो होता है, यानी कैश के अलावा जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो इसमें हमारे पास कैश नहीं आती, उसके अलावा और चीजें आती हैं, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था 3 तरीके से हम अदर देन कैश में इशू कर सकते हैं डिबेंचर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एसेट्स खरीदते हैं उसके बदले में डिबेंचर इशू कर देते हैं, यानी कि फॉर एसेट्स परचेज, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था, हम किसी का पूरा बिजनेस परचेज कर सकते हैं, बिजनेस परचेज। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। आज अपने को दोनों पॉइंट कंप्लीट करने हैं, ये अपन कर चुके हैं। इसमें और इसमें दोनों पॉइंट लगभग सेम है, एक छोटा सा फर्क है, ठीक है। अब छोटा सा फर्क क्या है उसको समझते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट पहले हेडिंग डाल दो आप, डिबेंचर इशू फॉर एसेट परचेज, पॉइंट नंबर बी, डिबेंचर इशू फॉर एसेट्स परचेज। तो हम कोई सॉरी एसेट्स परचेज नहीं, बिजनेस परचेज। एसेट्स वाला तो अपन कर चुके हैं ना, बिजनेस परचेज। अब हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, उसके बदले में क्या इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, किसी का भी बिजनेस खरीदने का मतलब क्या है, बता सकते हो मुझे। मैं अगर किसी का भी बिजनेस परचेज करता हूं तो मेरे पास उसके बिजनेस से क्या क्या चीजें मुझे मिलती है, 2 चीजें। किसी का भी बिजनेस खरीदने का मतलब है उस बिजनेस की सारी एसेट खरीद लेना और उस बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज खरीद लेना, ठीक है। तो मैं किसी भी बिजनेस की 2 चीजें परचेज करता हूं, एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज के अंदर भी हम उसकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लेते हैं, इससे मतलब जो ओनर से रिलेटेड है ना, बिजनेस के मालिक से रिलेटेड, वो चीज नहीं लेते हम। उसके अलावा जैसे बाहर की जो लाइबिलिटीज होती है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए उनको पेमेंट करना है, या लोन हो गया उनको पेमेंट करना है, वो सब हम लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझना, बाकी एंट्रीज तो इसकी बहुत ईजी है। XYZ लिमिटेड है, ये हमारी कंपनी है XYZ लिमिटेड। मैंने ABC लिमिटेड को खरीद लिया, किसको परचेज किया हमने, ABC लिमिटेड को। तो मैं जब ABC लिमिटेड को परचेज करूंगा तो ABC लिमिटेड मुझे क्या देगा इसके बदले में, वो मुझे अपनी सारी एसेट देगा और वो मुझे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज देगा, बिजनेस की बाहरी दायित्व जो होते हैं वो देगा। इसके बदले में मैं उसे क्या पे कर रहा हूं, मैं उसे कैश भी दे सकता हूं, मैं उसे शेयर भी दे सकता हूं, और इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं मैं उसे क्या इशू करूंगा, डिबेंचर इशू कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके बदले में मैंने उसे क्या इशू कर दी है, हमारी कंपनी के डिबेंचर। अब इनकी मुझे एंट्रीज करनी है। तो पहली चीज को मैंने कहा, सपोज कीजिए ABC लिमिटेड के पास में 25 लाख रुपीज की एसेट थी और 5 लाख रुपए की इनके पास में लाइबिलिटीज थी, ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ 25 लाख की मैंने इसकी एसेट ली और 5 लाख रुपए की मैंने इसकी लाइबिलिटीज ली। अगर कोई कहे इस बिजनेस को परचेज करने से आपको नेट कितने का फायदा हो रहा है, बता सकते हो, 20 लाख का। पता है क्यों, मैंने 25 लाख की एसेट ली तो मैंने 5 लाख की लाइबिलिटीज भी तो ली है उससे। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जिसका पेमेंट करना बाकी होता है वो लाइबिलिटी होती है। अब मैंने उससे लाइबिलिटीज ले ली तो इसका पेमेंट अब कौन करेगा, मुझे इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे इसके बिजनेस से नेट फायदा कितने का हुआ, मैंने कहा 25 लाख की एसेट्स में से 5 लाख की लाइबिलिटी लेस कर दो, तो नेट मुझे इसके बिजनेस से बेनिफिट जो हुआ, नेट बेनिफिट वो कितने का हुआ, वो हुआ 20 लाख का, यानी 25 लाख माइनस 5 लाख। तो अगर मुझे बेनिफिट 25 में से 5 गए 20 लाख का हो रहा है, तो मैं इसे डिबेंचर्स भी कितने के दूंगा, 20 लाख के दूंगा, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि आपको क्वेश्चन क्या बताएगा, आपको क्वेश्चन सारी चीजें बता देगा। आपको क्वेश्चन बताएगा कितने की एसेट्स ली, आपको बताएगा कितने की लाइबिलिटीज ली, और आपको ये बताएगा कि इसके बदले में अब आपको कितने रुपए के डिबेंचर्स इशू करने हो, ठीक है। हमें वो उसकी जनरल एंट्रीज करनी बस, और कुछ नहीं करना। अगेन 2 एंट्री होगी इस केस में। सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, ऑन बिजनेस परचेज, सबसे पहले उसका बिजनेस खरीद लो। बिजनेस खरीदने का मतलब है मेरे पास में उसकी सारी एसेट्स आ जाएंगी और सारी लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो बताओ बिजनेस की सारी एसेट एंड लाइबिलिटीज जब हमारे पास आएगी तो एसेट्स आने पर मैं क्या एंट्री करूंगा,
जब मैं उसकी एसेट लूंगा तो मेरे पास एसेट बढ़ रही है। एसेट जब भी बिजनेस में बढ़ती है तो हमेशा डेबिट किया जाता है। एसेट्स बढ़ने पर डेबिट करो, लाइबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट करो। तो हमारी एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट। अब देखो एसेट में कई बार तो खुद बोल देगा कि टोटल एसेट 25 लाख की, कई बार वो आपको टुकड़े करके बताएगा। वो बोल देगा 5 लाख की मशीन दी, 10 लाख रुपए का प्लांट दिया, 2 लाख रुपए का फर्नीचर दिया, इस तरीके से। तो अगर अलग अलग चीजें बोलेगा तो हम अलग अलग चीजों के नाम लिखेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, इस तरीके से। ठीक है, क्रेडिटर्स के बारे में वो बोल सकता है, तो लाइबिलिटीज के बारे में वो बोल सकता है, क्रेडिटर्स दिए, लोन दिया, डिवेंचर्स दिए, ये भी एक तरीके से लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास एसेट्स आएगी उनको डेबिट करो। टू में लिखेंगे अपन टू एक्सटर्नल लाइबिलिटी, टू एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अभी वाले एग्जांपल पे आते वापस, 25 लाख की एसेट्स आई थी, 5 लाख की लाइबिलिटीज थी, तो नेट पेमेंट उसको कितना करना पड़ेगा, 20 लाख। वो 20 लाख चला जाएगा टू वेंडर में, टू वेंडर्स अकाउंट। कल जो हमने किया था उसमें हमने सिर्फ उससे एसेट्स ली थी। आज वाले पॉइंट में क्या है, किसी का बिजनेस खरीद रहे तो खाली एसेट्स नहीं आएगी, लाइबिलिटीज भी आएगी। तो कोई फर्क नहीं कल वाले और आज वाले पॉइंट में, सिर्फ एक फर्क है, वहां लाइबिलिटीज नहीं थी, यहाँ लाइबिलिटीज पर, बाकी सेम क्वेश्चन है। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट हो गया ऑन बिजनेस परचेज, दूसरा वेंडर को पे करना है, यानी कि वेंडर को हम क्या देंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, डिबेंचर इशूड फॉर परचेज कंसिडरेशन। एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर, परचेज कंसिडरेशन। क्या मतलब हुआ इसका, जब भी हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं तो जितने रुपए का मुझे नेट बेनिफिट होता है ना, उसको अपन बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, पीसी, कि मुझे उसको कितना पे करना है। मैंने यहाँ ऊपर पता लगा लिया था कि मुझे 20 लाख पे करने, वो 20 लाख का पीसी है, पेमेंट कर देंगे। क्या देंगे, डिबेंचर देंगे। क्या एंट्री करेंगे, वेंडर को पेमेंट देना है, वेंडर रिसीवर हो गया, रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड, पाने वाले को डेबिट करो, वेंडर से अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे, 2% डिबेंचर, हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। अब ये डिबेंचर हम 8 पार पे भी दे सकते हैं, तो ये एंट्री हो जाएगी। यही डिबेंचर में डिस्काउंट भी दे सकता हूँ, डिस्काउंट पे दूंगा तो मेरे लिए लॉस होगा। मेरी 100 रुपए की चीज में किसी को 80 में या 90 में दे रहा हूँ, नुकसान हो गया। लॉस होने पर डेबिट करो। क्या डेबिट करेंगे, डिस्काउंट। कौन सा अकाउंट खुलेगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये तो डिस्काउंट पे मैंने इशू किया। क्या मैं प्रीमियम पे भी इशू कर सकता हूँ, यस। तो या तो डिस्काउंट पे होगा या प्रीमियम पे होगा या 8 पार होगा, तीनों में से कोई एक होगा, तीनों साथ नहीं होते कभी। ठीक है, तो अगर डिस्काउंट नहीं है तो मैं प्रीमियम पे इशू करूंगा, और प्रीमियम मेनली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। 100 की चीज में 110 में दे रहा हूँ, तो 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ध्यान से देखो, कल वाले पॉइंट में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, बिजनेस जब किसी का खरीदते हैं तो लाइबिलिटीज भी आती है, जबकि हमने कल जो पॉइंट किया था कि हम सिर्फ एसेट्स ले रहे हैं, तो उस केस में मैंने खाली एसेट्स लिया था, टू वेंडर, ये एंट्री सेम ही तो थी। अगेन यहाँ पर भी कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा कि कितने डिबेंचर इशू करने हैं, इसकी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। क्या फॉर्मूला होगा, कल किया था, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ड्यू, कितने रुपए देने बाकी हैं, अमाउंट ड्यू डिवाइड में इशू प्राइस पर डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने में दे रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने 3 ऑप्शन बताए थे आपको। अगर 8 पार है तो मान लो 100 का है तो 100 रुपये लेने, अगर 8 डिस्काउंट है तो 100 का है तो कितने लेने, सपोज टू 80 लेने। 8 प्रीमियम है, 8 प्रीमियम है तो क्या करेंगे, 120 ले लेंगे। यानी कि क्या कह सकता हूं यहाँ पर, इस केस में फेस वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू यानी कि है कितने का, 8 पार वाले में। 8 डिस्काउंट अगर है तो फेस वैल्यू माइनस कर दो डिस्काउंट जो भी है, 10%, 5%। 8 प्रीमियम है तो फेस वैल्यू प्लस कर दो प्रीमियम, ये हमारे लिए हो जाता है इश्यू प्राइस, यानी ये चीज यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। अब इसकी बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो वहां क्या क्या चीजें अफेक्ट होती है, क्या क्या चीजें वहां जाती है। तो देखो, एसेट्स जो भी हमने परचेज करी वो एसेट्स में चली जाएगी। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा कौन सी एसेट्स है।
फिक्स एसेट्स है कि करंट एसेट्स है, वो फिक्स एसेट्स तो फिक्स एसेट्स में आएगी, करंट एसेट्स तो करंट एसेट्स में आएगी। लाइबिलिटी जो है वो भी अपने को देखना पड़ेगा, हमने इसकी लाइबिलिटीज भी ले ली, कहाँ लिखनी पड़ेगी अपने को बैलेंस शीट में, करंट लाइबिलिटीज है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज है। वेंडर का कहीं पर भी खाता नहीं आएगा, क्यों? इसको एक बार क्रेडिट किया, एक बार डेबिट कर दिया, इसको तो हमने खत्म कर दिया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, और ये चीज जाएगी हमेशा याद रखना बैलेंस शीट में अदर करंट एसेट्स में, और अदर करंट भी कौन सी? अदर नॉन करंट एसेट्स। क्या जाएगी? अदर नॉन करंट एसेट्स में। तो देखो धीरे धीरे बैलेंस शीट की एक एक चीजें याद करते रहो, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने 3-4 पॉइंट पढ़े, यहाँ पर 3-4 पॉइंट और पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके बैलेंस शीट हो जाएगी। तो बैलेंस शीट में अदर नॉन करंट एसेट्स में हम इसे शो करेंगे। एसेट्स में क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि डेबिट हो रहा है, डेबिट है तो एसेट्स में जाता है, क्रेडिट होगा तो लायबिलिटीज में जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हम पढ़ चुके हैं, कहाँ जाता है बैलेंस शीट में? रिजर्व एंड सरप्लस में। परसेंटेज डिबेंचर्स कहाँ जाते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज में। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बोलो मत, ये जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। बोरोविंग्स का मतलब क्या होता है? उधार लेना। और डिबेंचर्स भी लोन की तरह ही होता है, जिसपे हमें ब्याज देना होता है, पता है, फिक्स, इसलिए इसको अपन हमेशा बोरोविंग की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार बता लो, फिर क्वेश्चन करते हैं आज इसके ऊपर अपन डायरेक्टली। पता है इसके जैसे क्वेश्चन है ना 4-4 नंबर के एग्जाम में आते हैं, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में, फिर भी बच्चे नहीं करके आते, पता नहीं क्या है। अब देखो, एक तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, इस पॉइंट को समझे आप? परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, कि हमें कितना पे करना है। देखो परचेज कंसिडरेशन को हिंदी में अपन बोलते हैं क्रय प्रतिफल। क्या बोलते हैं? क्रय प्रतिफल, यानी क्रय करने के बदले में जो हम प्रतिफल पे करेंगे उस चीज को हम क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। सिंपल है। अब आपके क्वेश्चन नंबर इसका दिया हुआ 9th and 10th, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 निकालो। पेज नंबर है 140, मिल गया सबको? बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो ज्यादा इतना कोई टफ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो इस पूरे क्वेश्चन में एक ही पॉइंट अच्छा है, क्या? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालते हो, बाकी तो क्या है, एंट्री याद करनी है अपने को, और कुछ भी नहीं है। लिखा हुआ है एम लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ ₹9 करोड़ एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹70 लाख ऑफ एस लिमिटेड। तो एम लिमिटेड ने क्या किया? एस लिमिटेड की कुछ एसेट्स ली। बताओ एसेट्स कितने के लिए हमने? उसके एसेट्स लिए 9 करोड़ रुपए की, 9 करोड़, और हमने उसकी कुछ लायबिलिटीज भी ली जो थी कितनी? 70 लाख, यानी 70 लाख रुपए की, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस बिजनेस से मुझे नेट बेनिफिट कितना हुआ? 8 करोड़ 30 लाख रुपए। भाई 70 लाख तो लायबिलिटी आ गई, 9 करोड़ की एसेट्स ली, 70 लाख की लायबिलिटीज आ गई, तो 8 करोड़ 30 लाख रुपए का मुझे इसको नेट फायदा हुआ मुझे इससे, और इसी चीज को हम बोलते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या है? इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, ना डिस्काउंट दिया है ना प्रीमियम दिया है। क्वेश्चन कह रहा है आपको बेसिक एंट्रीज करनी है, कर सकते हो। देखो जब 8, क्या कह सकता हूँ, 8 पार पे डिबेंचर इशू है सममूल्य पर। जब सममूल्य पर होता है ना, तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी निकालने की जरूरत ही नहीं होती। बताओ क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट डेबिट में आएगा उतना ही क्रेडिट में आने वाला है। डिस्काउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम की तो रामायण ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। फर्स्ट एंट्री बता दो क्या हो जाएगी हमारी, कौन बताएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट। 2 में टू लायबिलिटीज, और 2 देखो इसी क्वेश्चन की एंट्री करें। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बिजनेस परचेज करने पर एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, कितने की एसेट्स आई? 9 करोड़। 2 में लाइबिलिटीज, 2 लाइबिलिटीज कितने की? 70 लाख रुपए की, 70 लाख।
ठीक है, और 2 में आ जाएगा वेंडर। और देखो वेंडर का मतलब है वेंडर का नाम लिखना है, यहाँ दिया हुआ है एम ने एस को खरीदा, तो एस लिमिटेड कौन हो गया, वेंडर हो गया, एस लिमिटेड अकाउंट 8,30,00,000 रुपीज वो आपसे अब मांगता है। अब मुझे इसके बदले में उसे क्या इश्यू करने हैं, डिवेंचर इश्यू करने हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम है एस लिमिटेड, तो एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, सीधा लिखो 2% डिवेंचर, परसेंटेज थे हमारे पास 8, 8% डिवेंचर, कितने के, 8,30,00,000 के। अब देखो इसलिए दिक्कत नहीं हुई, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पूछे बताओ कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यू करोगे, तो क्या फॉर्मूला था, अमाउंट ड्यू अपॉन इश्यू प्राइस पर डिवेंचर। अमाउंट ड्यू ये है, इतना पैसा देना था उसको अपने को 8,30,00,000, 8,30,00,000 डिवाइड बाय इश्यू प्राइस पर डिवेंचर 100 रुपए, एक डिवेंचर की इश्यू प्राइस। तो बताओ कितने डिवेंचर दूंगा उसको मैं, 8,3,20 हटा दो, 4 0 लग जाएंगे, तो 8,30,000 डिवेंचर इश्यू करेंगे एट द रेट ऑफ 100, 100 रुपए का एक डिवेंचर, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 8,30,00,000। ठीक है, तो सिर्फ इसने जनरल एंट्री से पूछी है क्या, सेवा करें, बनाए बैलेंस शीट, चलो क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, हम कर रहे हैं सेवा, और इस सेवा में हम ये सीख रहे हैं कि इन चीजों को अगर बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करें अपन, तो क्या क्या चीज कहाँ कहाँ जाने वाली। ठीक है, तो देखो हमारे पास में एसेट तो चली जाएगी, एसेट में लाइबिलिटीज आएगी एक तो, ठीक है, एस लिमिटेड कहीं नहीं आएगा, बताओ क्यों, क्योंकि इसको एक बार क्रेडिट किया, एक बार डेबिट कर दिया, इसका बैलेंस तो खत्म हो गया। इसके अलावा बचेगा डिवेंचर, तो 3 चीजें आने वाली है, एसेट, लाइबिलिटीज, डिवेंचर। कह सकता हूं लाइबिलिटीज एंड डिवेंचर दोनों ही लाइबिलिटीज में आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये बताएंगे इसने लाइबिलिटीज कौन सी, तो आप इसको एक एज्यूम कर लो, ये हम इसे करंट लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं और नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले लिखते हैं ए, जिसमें लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर तो दे ही नहीं रखे अपने को, हटा दो उसको। उसके बाद सीधा आ जाएंगे अपन नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जो पैसा हम उधार लेते हैं लोगों से वो इसमें आता है। और डिवेंचर जो है ये एक तरीके से उधार माना जाता है, इसलिए डिवेंचर को कहाँ शो करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। और क्या लिखेंगे 8% डिवेंचर, ठीक है, कितने के, पूरे 8,30,00,000। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8,30,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, कितना आ जाएगा, 8,30,00,000। अब देखो क्योंकि हमें नहीं पता ये लाइबिलिटीज कौन सी है, करंट या नॉन करंट, तो इसको ये डाल दो। ठीक है, तो क्या लिखे, अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज में लिख दो कितना अमाउंट, 70 लाख। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई, टोटल आ गए कितने, 9 करोड़ रुपए। ठीक है, और बी पॉइंट, अब एसेट भी अपने को मालूम नहीं है कौन सी एसेट है, वैसे अगर पता होता है कि नॉन करंट है तो नॉन करंट में लिखते हैं, करंट है तो करंट में लिखते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ पता नहीं है तो सीधा इसको उठा के एसेट्स में लिख दो आप डायरेक्टली बस। अब या तो इसको आप नॉन करंट मान लो, ये लो नॉन करंट एसेट, कितना आएगा, 9 करोड़, हो गया मैच। ठीक है, तो ये है हमारी सेवा। ऐसा मजा नहीं आया इसमें क्योंकि चीजें दिखाई नहीं, इसने नहीं लिखा बिल्डिंग है कि क्या है, तो अपन को अलग अलग करके डाल ही दे रहे हैं। चलो ये सेवा करनी है तो कर लेना, नहीं करो तो भी चलेगा, यहाँ तो उतार लो पहले फटाफट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, लगभग इसके जैसा ही है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ डेली चेंज करवा के लेके जाया करो क्वेश्चन में, ताकि घर पे जाके उसका होमवर्क किया करो। मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹4 lakh and took over the liability of 50,000 from Mohan Brothers
इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल एट ₹3,80,000। तो देखो अब इसने क्या बोला है, हमने उसकी 4 लाख की एसेट्स ली और 50,000 की लाइफ फीस दी, तो नेट पेमेंट करना कितना चाहिए, 3,50,000 का, लेकिन फिर भी पीसी जो है वो कितना दिया हुआ है, 3,80,000, बी पेड बाय इश्यूइंग डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अब मुझे पहले चीज तो ये बताओ, क्या यहाँ पर हम प्रीमियम या डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं क्या डिबेंचर? कहीं ना कहीं तो पॉइंट आएगा, ठीक है। और नीचे तो इसने और भी लिखा है, what general entries will be made in the following 3 cases if debentures are issued at par, at premium, discount or मतलब डिस्काउंट और एट प्रीमियम। इट वॉज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बी पेड इन कैश। अगर कुछ भी डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को हम कैश में पे करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले अब एक छोटा सा पॉइंट समझना, जब भी हम किसी भी बिजनेस की एसेट एंड लाइबिलिटीज परचेज करें तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो डिफरेंस आता है ना वो होता है पीसी, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। लेकिन अगर ये पीसी और जो हमें क्वेश्चन में पीसी दिया हुआ दोनों में डिफरेंस है, जैसे हमने इसकी एसेट कितने की खरीदी 4 लाख, लाइबिलिटीज कितने की आई 50,000 की, तो हमारे हिसाब से पीसी आना चाहिए 3,50,000, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम उसको पीसी पे कितना कर रहे हैं 3,80,000। तो जब भी इस पीसी में और उसमें डिफरेंस आ जाए, अगर कुछ ने खुद ने बता दिया हो तो इस अमाउंट को हम बोलते हैं नेट एसेट। क्या बोलते हैं, नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब क्या है, ऑल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो भी लेस कर दो तो क्या जाएगा, नेट एसेट आएगा। अगर आप नेट एसेट से कुछ एक्स्ट्रा पे करते हो, ध्यान से सुनो 2 पॉइंट बोलूंगा, अगर आप नेट एसेट से कुछ एक्स्ट्रा पे करते हो तो जो डिफरेंस है, यानी कि अगर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो जो डिफरेंस है वो हमारा गुडविल अकाउंट के नाम से ओपन हो जाएगा। पता है क्यों? सिंपल सा पॉइंट है, मैं आपसे पूछता हूं, मेरा एक बिजनेस है 10 लाख रुपए का, ठीक है, सपोज करो मेरा ही बिजनेस है, मेरे बिजनेस की एसेट कितनी है 4 लाख की, मेरे बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी थी 50,000 की, और मेरा बिजनेस अगर कोई खरीदने आए तो मैं उसको बोलूंगा भाई देख 350 की तो मेरे पास चीज ही है जो मैं तेरे को दे रहा हूं, तो क्या 350 में मैं तुझे बिजनेस दे दूंगा क्या? मैं उसे कहूंगा आज तक मैंने मार्केट में अपना नाम जमाया है, मैंने अपनी गुडविल जमाई है, समझ गए? तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। आप जब मेरे बिजनेस में आके बैठोगे तो आपकी सेल तो अपने आप ही चल रही होगी, क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस को चला चुका हूं। तो ये तो वो चीज है जो मैं आपको दे रहा हूँ, 3.5 लाख की तो मैं चीजें दे रहा हूँ आपको, तो मैंने आपसे एक्स्ट्रा क्या लिया? तो बिजनेस नॉर्मली क्या कहता है, वो कहता है कि जितने के एसेट्स है उससे ज्यादा की हमेशा डिमांड की जाती है, और ज्यादा की डिमांड क्यों की जाती है? क्यों? वो बोलता है मैंने आज तक गुडविल कमाई अपनी, मैंने आज तक अपना नाम कमाया, रेपुटेशन कमाई है, इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कभी भी एक्स्ट्रा पे किया जाता है तो उसको हम गुडविल के अकाउंट में डाल देंगे। अगर हम कम पे करते हैं, लेस अमाउंट पे किया जाएगा, तो इससे हम अकाउंट में डालेंगे कैपिटल रिजर्व। जैसे सपोज कीजिए 3,50,000 बने, किसी बिजनेस को मैं खरीदने गया, उसने मुझे बोला देख भाई 4 लाख के तो एसेट्स है, 50,000 की लाइबिलिटीज है, नेट 3,50,000 की चीज मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको बोला मैं तो 3,20 से दूंगा, ऐसा हो सकता है? यस हो सकता है। पता है ऐसा कब होगा? जब उस बिजनेस की कंडीशन बहुत ही खराब होगी, उस बिजनेस का मार्केट में कुछ भी नाम नहीं है, उसको पता है बढ़िया है बिक रहा है, जितने में बेच दो, तो वो अपने 3.5 लाख वाले बिजनेस को मुझे 3,20,000 में बेच देगा, तो मुझे फायदा हुआ। मुझे फायदा होगा तो मैं उसको कहाँ डाल दूंगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर, ठीक है। अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं ये बोलूंगा मैं उसको एक्स्ट्रा किस चीज के पे कर रहा हूँ? उसकी गुडविल के। अगर पता यही बिजनेस जो बहुत अच्छा मार्केट में चल रहा है, सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, टाटा कंपनी जो है उसको आप खरीदने गए और उसकी संपत्तियां मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की है, यानी 500 करोड़ की उसके पास चीज है। आप उसके पास जाओगे और उससे कहोगे ला भाई अपना बिजनेस मुझे दे दे, 500 करोड़ मैं दे देता हूँ, क्या वो दे देगा? वो कहेगा 500 करोड़ की तो मैं चीज दे रहा हूँ आपको, तो मुझे आप कम से कम 600 करोड़ दो, कुछ बेनिफिट दोगे तभी मैं अपना बिजनेस आपको दूंगा। तो इस केस में मैं उसे ये कहूंगा ठीक है 500 करोड़ की तो एसेट आई, और 100 करोड़ जो मैंने उसको एक्स्ट्रा देना हो किस चीज के? उसके नाम के लिए, कि उसका जो मार्केट में नाम चल रहा है उसने मांगे इस हिसाब से, ठीक है। तो जब भी आप एक्स्ट्रा पे करोगे तो किस चीज का होगा? गुडविल का। कम पे करेंगे तो कैपिटल रिजर्व। गुडविल का है तो गुडविल को हमेशा डेबिट करना है, और कैपिटल रिजर्व है तो रिजर्व को हमेशा क्रेडिट करना है, समझ गए?
तो अब इस क्वेश्चन में भी क्या होने वाला है, यही होने वाला है। 3.5 लाख रुपए की इसकी नेट एसेट थी, मैं उसे कितना पे कर रहा हूँ, मैं 380 पे कर रहा हूँ, ज्यादा पे कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्रीज क्या करेंगे अपन, इसको एक बार उतार लो आप, क्वेश्चन नंबर 10 लिख के उतार लेना। उतार लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, इसने पूछा है क्वेश्चन आपके सामने, एसेट्स हमने उसके लिए 4 लाख की, लाइबिलिटीज हमने उसके लिए 50,000 की, नेट एसेट 3.5 लाख रुपए की। ठीक है, तो इसको मैं एक बार मिटा के ऊपर लिख देता हूं। एक्स्ट्रा जो हम पे करेंगे वो किस चीज के पे करेंगे, गुडविल के। तो हमने उसकी एसेट्स ली थी 4 लाख की, लाइबिलिटीज हमने उसके लिए रखी है 50,000 की, तो नेट एसेट कितनी हो जाएगी इस बिजनेस की, नेट एसेट हो जाएगी 3,50,000। ठीक है, पीसी कितना है, पीसी है 3,80,000। तो हमने कहा एक्स्ट्रा पे किया, तो एक्स्ट्रा पे करेंगे तो क्या जाएगा, गुडविल कितने की, 3,80,000 माइनस 3,50,000 बराबर आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने 3 पार्ट में और बांटा भी इसको। क्वेश्चन ने कहा अगर आप डिबेंचर एट पार इश्यू करो तो क्या एंट्रीज करोगे, अगर आप डिबेंचर एट डिस्काउंट इश्यू करो तो क्या एंट्री करोगे, और अगर आप डिबेंचर एट प्रीमियम इश्यू करो तो क्या क्या एंट्रीज होने वाली है, ये आपको करनी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर लेता हूं फर्स्ट पॉइंट, हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं एट पार। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो मैंने उसकी सारी एसेट्स ली, क्या एंट्री करूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट कितने की आई, 4 लाख रुपए की। यहीं पे हमें लिखना है गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 रुपए। समझ गए, आप चाहो तो इसको बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। पता है कैसे, सपोज करो मैं लिखूं ही नहीं तो, क्योंकि एक्चुअल में बैलेंसिंग फिगर ही आता है, मैं सीधा यहाँ लिखूंगा टू साइड में, टू में क्या लिखूंगा, टू लाइबिलिटी। बताओ कितने की लाइबिलिटी आएगी, 50,000, और मुझे उसको पे कितना करना है वो क्वेश्चन में दे रखा है, 3,80,000 तो मुझे सामने वाले को देने पड़ेंगे। तो क्या लिख दूंगा मैं, टू में उसका नाम लिख दूंगा, किससे खरीदा था हमने, टू कवर द लाइबिलिटी ऑफ मोहन ब्रदर्स। तो क्या लिखेंगे, टू मोहन ब्रदर्स, और मोहन ब्रदर्स देखो हमसे पता है कितने रुपए मांगेगा, 3,80,000। अब देखो डिफरेंस कहाँ है, अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा ना तो गुडविल लिखना, क्रेडिट में डिफरेंस आता तो कैपिटल रिजर्व लिख देना, डायरेक्टली भी सोच सकते हो आप। ठीक है, स्टार्टिंग में देखने की भी जरूरत नहीं है। अब बताओ इनकी टोटल आ रही है 4,30,000, जबकि यहाँ तो 4 लाख ही है, तो 30,000 का डिफरेंस आ गया, डेबिट में लिखूंगा तभी तो बराबर आएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट कितने, 30,000। ठीक है, सपोज करो यहां 3 लाख ही होते, तो बताओ डिफरेंस कहां आता फिर, क्रेडिट में, क्योंकि डेबिट 4 लाख की है, 50,000 और मैंने कहा ये 3 लाख के होते तो 3.5 ही हुए, जबकि डेबिट में कितना 4 लाख, तो मुझे क्रेडिट भी 4 लाख करना पड़ेगा, तो मुझे क्रेडिट में और कुछ अमाउंट लिखना पड़ता उस केस में, वो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व लिखते। ठीक है, चलो तो फर्स्ट एंट्री हो गई, बिजनेस खरीदने पर एंट्री कर लिया। दूसरी एंट्री क्या होगी, मोहन ब्रदर्स को पे करना है, क्या पे करना है, डिबेंचर्स देने हैं, तो मोहन ब्रदर्स कौन हो गए, रिसीवर, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, टू में क्या जाएगा, टू कितने परसेंट है, परसेंटेज नहीं दे रखे, चलो तो अपन खाली परसेंटेज ही लिख देंगे, हमें दे ही नहीं रखा कितने परसेंट है, तो क्या लिखना है, 2% डिबेंचर, ना तो डिस्काउंट होगा या ना प्रीमियम होगा। कितने देने हैं, 380, तो ये लो 3,80,000 का। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लें, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, वैसे इसके लिए जरूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी हमारी आदत बन जाए इसलिए अपन लिख रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट ड्यू अपॉन इश्यू प्राइस पर डिबेंचर, पर डिबेंचर। बताओ अमाउंट ड्यू कितना, 380, मोहन ब्रदर्स को 3,80,000 देने, डिवाइड बाई एक डिबेंचर की इश्यू प्राइस कितनी थी, दे रखी है 100 रुपए, 100 रुपए का दिया अपन ने, डिवाइड में 100 रुपए।
तो कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे? 3800 डिबेंचर्स है। ठीक है, ये है एट पास। कोई फर्क नहीं पड़ेगा एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम में, फर्क क्या पड़ेगा? अच्छा, फर्स्ट एंट्री में कहीं पर किसी भी तरीके से कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट एंट्री सेम ही होगी। बताओ क्यों? चाहे डिस्काउंट पे लूंगा तो भी यही एंट्री होने वाली है, चाहे प्रीमियम पे लूंगा तो भी यही एंट्री होने वाली है। फर्क कहां पड़ेगा एंट्री में? सेकंड एंट्री कि जो डिबेंचर हम दे रहे हैं ना वो डिस्काउंट पे दे रहे हैं कि प्रीमियम। ठीक है, तो आप चाहो तो सिर्फ सेकंड एंट्री चेंज कर सकते हो अलग अलग केस में, या फिर वापस वो की वो लिखनी है तो वो लिख लो। जैसे मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, 8 डिस्काउंट, 8 10% डिस्काउंट पर हमने डिबेंचर इशू किया, तो बताओ मैंने 100 का डिबेंचर कितने में दिया? 90 रुपए कह सकता हूं। अब बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी? एंट्री तो वही होने वाली है। मैंने एसेट ली, क्या एंट्री करूंगा? एसेट आई, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की? 4 लाख रुपए की। ठीक है, 2 में लिख दूंगा 2 लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितने की आ गई? 50,000 की। और मोहन ब्रदर्स को पैसे कितने देने हैं? टू मोहन ब्रदर्स 3,80,000। ये क्वेश्चन ने बोल रखा आपने को, तो हमने कहा देखो क्रेडिट हो रही है 4 फीस, डेबिट हो रही है 4 लाख, तो डेबिट में कुछ और लिखना पड़ेगा। डेबिट में लिखने का मतलब है गुडविल का अकाउंट ओपन करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट कितने? 30,000। तो देखो चाहे डिस्काउंट पे हो, चाहे एड पाओ या प्रीमियम हो, फिर कह रहा हूं फर्स्ट एंट्री हर केस में सेम ही रहेगी, क्योंकि आपने जो खरीदा वही खरीदोगे ना। देते वक्त के डिबेंचर्स क्या दे रहे हैं अपन, वहां पर चेंज आएगा, यानी सेकंड एंट्री में चेंज आएगा केवल। अब इसी क्वेश्चन की सेकंड एंट्री करेगा सेकंड पार्ट के अपन। तो बताओ डिबेंचर किस पे इशू करने हैं? इसको डिस्काउंट पर। किसको देने डिबेंचर? मोहन ब्रदर्स को। मोहन ब्रदर्स को जब मैं डिबेंचर दूंगा तो वो रिसीवर हो गया, पाने वाला। पाने वाले को हमेशा डेबिट करते हैं, तो एंट्री करेंगे मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। बताओ कितने रुपए देने उसको? 380 रुपए नहीं देने, डिबेंचर देने कितने के? 3,80,000 के। तो बस 3,80,000 यहां लिख दो। अब बात ये आ रही है, क्या आपने इसको डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया? यस। जब हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो मुझे डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए लॉस है। मैं मेरी 100 रुपए की चीज उसे कितने में दे रहा हूं? 90 रुपए में दे रहा हूं, नुकसान हो रहा है, लॉस है। लॉस का नाम क्या है? डिस्काउंट। क्या कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं इसके लिए अपन? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। बट अभी फिलहाल ये अमाउंट मत लिखना, ठीक है। टू साइड में क्या लिखेंगे? 2% डिबेंचर, डिबेंचर देने उसको। अब देखो घपला यहाँ क्या हो रहा है? घपला यहाँ पर ये हो रहा है, 380 है, कुछ डिस्काउंट में अमाउंट जाएगा, कुछ डिबेंचर्स में जाएगा, तो कैसे निकाले? क्वेश्चन ने तो बोला ही नहीं कितने डिबेंचर्स देने। अगर क्वेश्चन डिबेंचर्स बता देता तब जितने डिबेंचर बताता उसके ऊपर इंटू 10 करके डिस्काउंट में लिख देता, और डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, इंटू 100 वहां लिख देता। 10% है, बताओ क्या लिखूं? किसका 10%? डिबेंचर्स का। डिबेंचर का अमाउंट पता है? पता, दिक्कत यहां पर यही है, अगर आप इसका 10% करने चलोगे ना 380 का, तो गड़बड़ हो जाएगी। 380 का 10% नहीं करना अपने को 10% करना है डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स का अमाउंट कहां पता है अभी अपने को, ठीक है। इसलिए अपने को नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ते हैं। कई बार बच्चे धुन में ही चलते हैं, पता है क्या लिखते हैं? अच्छा 380 का 10% 38,000, डेबिट में लिख देता है 38 और क्रेडिट में दोनों भी टोटल करके चिपका देते हैं, ठीक है। गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो जब भी डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे डिबेंचर आप इशू करो तो हमेशा सबसे पहला काम है नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालो। ये निकल गए तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला पता है? क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट ड्यू डिवाइड में इश्यू प्राइस पर डिबेंचर। अब बताओ अमाउंट ड्यू कितना है? ड्यू तो 380 है ना, देना तो 380 है, तो मैं यहां लिखूंगा 3,80,000 डिवाइड में। अब इश्यू प्राइस बताओ कितनी आएगी? 100 या 90? 90। हमने कितने में दिया? डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, प्रीमियम होता तो जोड़ देते अपन उल्टा, है ना। तो डिवाइड में लिखना है 90। बताओ कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे? अगर ये पता चल गया ना तो अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी,
380 बटा 90,000, सॉरी 90, 380 डिवाइड बाई 90, गड़बड़ आ रही है, 4,200 भाई, यहाँ पर भी 4,222 आ रहा है। देखो वैसे ये फ्रैक्शन में आ गया, इसने क्वेश्चन में बोला भी था कि कोई भी फ्रैक्शन अगर आए तो कैश में पे करना है, बोला था। पॉइंट में अगर आ जाए ना तो आपको क्या करना है, 4,222.222 आ रहा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा ना वो अपन कैश में अलग से पे कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ अपन क्या लेंगे, 4,222 लेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पॉइंट में आने के रीजन से, वैसे पॉइंट में आना तो नहीं चाहिए था पर ठीक है। 4,222 इंटू में मुझे लिखना है 100, कितने लिखने हैं 100, क्योंकि ये जो परसेंटेज डिबेंचर्स होता है ना, इस पे ना तो प्रीमियम का इफेक्ट पड़ता है ना डिस्काउंट का, इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4,22,220, ये आ रहा है 200, ठीक है। अब डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो 4,220 इंटू 10 रुपए का यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जो भी फ्रैक्शन आएगा ना डिफरेंस में, वो कैश में पे कर देंगे, 2-4 रुपए का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर मैं 4,222 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अमाउंट आता हमारा, देखो कितना, 42,220 रुपए, सॉरी 220। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा फर्क आ गया, कितना फर्क आया, यहाँ पे है 4,22,200, और अगर मैं उस डेबिट की टोटल करूँ 380 प्लस 42,220 तो आ रहा है 4,22,220। तो 200 की जगह 220 आ गया, तो ये जो ऊपर वाला 20 रुपए है ना, ये अपन कैश में सेटल करें। ये क्वेश्चन में खुद ने बोला एनी फ्रैक्शन अगर कोई आता हो कैश में सेटल हो जाएगा, तो कैश वाले अपने को एंट्री नहीं करनी, इसलिए मैं यहाँ 222 नहीं लिखूंगा, मैं 220 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं 200 लिखूंगा। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता हो गए ना, तो अपन इस तरीके से करें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाकी आप इस चीज को बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो। वैसे पॉइंट में आना बहुत ही कम होता है एग्जाम के अंदर, पॉइंट में आपके बहुत ही कम आएंगे, इसमें तो खुद ने पहले क्लेरिफाई कर दिया कि अगर कोई डिफरेंस आया तो कैश में होगा, ये लाइन नहीं लिखता ना तो यहाँ पॉइंट में आता ही, ठीक है। तो समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पूरा अमाउंट लिखना, 4,220 जो भी आया इंटू 100 यहाँ पूरा आएगा, यहाँ आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, 10% प्रीमियम पर हम इश्यू कर रहे हैं, 10% प्रीमियम। इनको पॉइंट में तो देना नहीं चाहिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ऐसे देते हैं, बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट एंट्री बताओ क्या होगी, क्या सेम यही होने वाली है, यस। तो देखो मेरे हिसाब से तो आप है ना बार बार ये एंट्री नहीं लिखे तो ज्यादा बेटर होगा, हमें डायरेक्टली सेकंड एंट्री करनी है। तो फर्स्ट में क्या मैं लिख दूं, सेम जो हमने यहाँ कर रखी है, ठीक है। आप चाहो तो एंट्री वापस लिख लेना। बी पॉइंट पे आते हैं, अब मुझे क्या देना है, मुझे इन डिबेंचर होल्डर, सॉरी इन मोहन ब्रदर्स को डिबेंचर इश्यू करने। तो क्या एंट्री करूंगा, मोहन ब्रदर्स को डिबेंचर दूंगा, तो मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। कितने देने मोहन ब्रदर्स को, अगेन 3,80,000, वो तो पता ही है अपने को, क्वेश्चन ही बोला है पीसी पे करना है। 2 में क्या लिखूंगा, 2% डिबेंचर, और साथ में अब यहाँ आने वाला है 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम पर जब हम इश्यू करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। और यहाँ फायदा हो रहा है अपने को, 100 की चीज में किसी को कितने में दे रहा हूँ, 110 में दे रहा हूँ, तो मुझे फायदा हो गया। फायदा है, प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट एंड फायदे को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अगेन मैंने कहा हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट ड्यू कितना है, 3,80,000 डिवाइड बाय इश्यू प्राइस पर डिबेंचर 110, 380 डिवाइड बाई 110, ये भी फ्रैक्शन में आएगा। अब देखो इसका आ रहा है 34,054, सॉरी 3,454.54 आ रहा है। तो आप एक काम करो, पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा होता है ना तो इसको एक बढ़ा देते हैं, पता है आपने को। तो 4 है ना, इसको अपन 5 कर लेंगे और इसको पॉइंट को हटा देंगे। 3,454.54 आता रहेगा, तो अपन ने क्या कर लिया, 3,455 कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ तो लिख दो 3,455 इंटू 100, फिर कह रहा हूँ
डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, ठीक है। कितने आ जाएंगे 345,500, 3,45,500। और अब यहाँ अगर इससे मल्टीप्लाई करके 10 लिखोगे ना तो वही वापस 40-50 रुपए का फर्क आएगा। इससे बढ़िया क्या करो, बैलेंसिंग फिगर ही लिख दो, ठीक है। अब देखो अगर मैं इससे करता हूँ 3,455 इंटू 10 रुपए से, तो मेरा आंसर आना चाहिए 34,550 आना चाहिए। 550 आएगा ना। अब देखो इसकी टोटल मैच अगर अपन करें 3,45,500 प्लस 34,550, तो 3,80,050 रुपया, 50 रुपये ज्यादा आ गया ना। ये जो 50 ज्यादा है ना, इसको अपन कैश में पे करेंगे। तो हमने कहा 50 को हटा दो, तो कैश में देते रहेंगे। ये लो 500 लिख दो, ठीक है। तो इसमें छोटा सा पॉइंट ये था, वैसे इनको इस टाइप का, चलो बोर्ड है हमारा, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, कैमरे की निगाहों में हम